नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। देश की राजनीति और उसके केंद्र में बैठे हुए वर्ग, धीरे धीरे स्थितियां बदलती है, समस्याएं बदलती है और उसके बाद सिस्टम बदलना शुरू होता है, जिसके कारण फिर वो केंद्र में बैठे हुए वर्ग को लगने लगता है कि नहीं नहीं, हमारे साथ तो अन्याय हुआ है। लेकिन अन्याय हुआ तो उससे पहले दूसरे वर्ग के साथ हो रहे अन्याय के बारे में चर्चा तक नहीं होती और इसलिए देश की राजनीतिक हालात बदल रही है तो परेशानी एक वर्ग विशेष को हो रही है और कुछ क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं पैदा हो गई है इन लोगों के साथ कि अब ये सोचने लगे कि इतने सालों तक जो टैक्टिकल तरीके से वोटिंग करते रहे, निगेटिव वोटिंग करते रहे और जिन पार्टियों ने हमारा फायदा उठाया, अब हम उसके साथ क्या करें। ये आपस में थोड़ी समस्याएं इन पार्टियों की भी है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं नहीं, अब मुसलमानों को उस अवधारणा से बाहर निकलना पड़ेगा जो उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है टैक्टिकल वोटिंग की, निगेटिव वोटिंग की। और ये इमरान मसूद घूम घूम कर कह रहा है कि नहीं, अब मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उसे वोट करने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पार्टियों में से किसी एक को चुनना पड़ता है तो यह मुसलमानों के लिए खतरनाक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सोचने को मजबूर हो जाती है कि किसी भी स्तर पर ये मुस्लिम ध्रुवीकरण अगर बढ़ रहा है तो हिंदू ध्रुवीकरण की जरूरत महसूस होती है। और अभी पश्चिम बंगाल में भी यही दिखाई पड़ रहा। पश्चिम बंगाल में एक कानून सीए, जिसके इंप्लीमेंटेशन के लिए ममता बनर्जी लगातार समय बढ़ा रही थी। अमित शाह यहां से नोटिस पर नोटिस भेज रहे थे, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी के कानों में जू नहीं रेंग रहा था। वो हर मुद्दे को मुस्लिम सेंट्रिक बनाती और उसी के आधार पर वो निर्णय लेती कि अगर हिंदुओं के लिए कुछ किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो हिंदू जो कि ये समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे लिए किया है, तो वैसे स्थिति में हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि हिंदू ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो मुसलमान हमारे साथ आएंगे और फिर हिंदू थोड़े भ्रमित होंगे इस बात को लेकर कि केंद्र और राज्य के बीच टकराव, ममता बनर्जी और मोदी शाह के बीच टकराव, जिसके कारण केंद्र सरकार बंगाल के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है और कुछ हिंदू वोट हमें मिल जाएंगे तो मुसलमानों के बाद अगर हिंदू वोट की जरूरत है तो वो तो 15 से 20% की है। लगभग 25 से 30% मुस्लिम आबादी और उसके बाद 15 से 20% हिंदू अगर सपोर्ट करता है तो हम 45% से ज्यादा का आंकड़ा पूरा कर लेते हैं और फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी सुरक्षित हो जाती है। ये ममता बनर्जी की अवधारणा थी, लेकिन वो कैसे बदल रहा है। अभी सीए लागू, उसके बाद उसके इंप्लीमेंटेशन की प्रक्रिया लागू, कि तेजी से जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से किसी भी जगह से अगर कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन या फिर क्रिश्चियन भी आया है तो उनके भारत के नागरिक बनने की संभावनाओं को और बढ़ाया जाए और वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें डिटेंशन कैंप में नहीं डाला जाएगा। मतलब वो अगर नागरिकता का अप्लाई करेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, तब तक वो शरणार्थी की तरह रहेंगे कि उन देशों के अत्याचार के कारण वो भारत आए हैं और भारत सरकार ने उन्हें शरण दी है, इसीलिए वो यहां सुरक्षित तरीके से सारे सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेंगे और उनकी प्रक्रिया चलती रहेगी नागरिकता देने की। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान, उनका क्या किया जाए, क्योंकि सरकार ने 23 मई को केंद्र सरकार की तरफ से फैसला आया कि पश्चिम बंगाल के 23 जिले और हर जिलों में एक होल्डिंग सेंटर खोला जाए। होल्डिंग सेंटर नाम दिया गया, ये कुछ और नहीं, डिटेंशन सेंटर है। मतलब होल्ड करो, पकड़ो, डिटेक्ट करो, डिटेन करो और फिर उसके बाद डिपोर्ट कर दो। ये पॉलिसी जो पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को निर्देश दिया, दोनों के बीच मीटिंग में बातचीत हुई और उसके बाद घुसपैठियों पर एक्शन के लिए, जो ज्यादातर 99% मुस्लिम घुसपैठिए ही हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल से आए हो, बांग्लादेश से
या फिर म्यांमार से भागते हुए पश्चिम बंगाल में शरण ली हो, जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान हो या रोहिंग्या मुसलमान हो, ये दोनों इलीगल तरीके से आया है तो डिटेन तो इसे किया जाएगा और फिर पहचान बनाई जाएगी। पहचान निर्धारित करने के बाद ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, उसके लिए पहचान निर्धारित करने के लिए इसे एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक एक होल्डिंग सेंटर यानी डिटेंशन सेंटर खोला जाएगा और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके बाद चूंकि इन लोगों को पकड़ा जाएगा, वहां पर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, तो फिर उसके बाद इसका क्या किया जाएगा। इसलिए डिटेंशन सेंटर की पॉलिसी के बाद एक और पॉलिसी लाई गई है, पुश बैक पॉलिसी, क्योंकि भारत का बांग्लादेश के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, प्रत्यार्पण संधि नहीं है, और बांग्लादेश भी ये नहीं चाहता है कि जो बांग्लादेशी वहां से भागकर भारत में आए हुए हैं, भारत के अलग अलग शहरों में बसे हुए हैं, इलीगल तरीके से ही रह रहा है, उसे हम वापस करें। और वापस ले जाकर भी क्या करोगे, क्योंकि ये जो बांग्लादेशी भारत में आया हुआ है ये बोझ है बांग्लादेश के लिए भी और भारत के लिए भी, क्योंकि बांग्लादेश ये मानता है कि ये वो लोग हैं जो कमाने के नाम पर गया है, वहां की सुविधाओं को उपयोग करने के लिए गया है, इसके पास वो संसाधन नहीं है। अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, अगर मानव संसाधन की बात करें, तो एक मानव के तौर पर संसाधन हो सकता है, लेकिन उसके लिए वहां इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा, बांग्लादेश के अंदर वो रोजगार के साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। और ऐसा भी देश नहीं है, बांग्लादेश वो क्षेत्र नहीं है जहां पर रोजगार के इतने साधन हैं कि बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत पड़ रही है। यूरोप के छोटे देशों की तरह नहीं है, रसिया की तरह नहीं है कि जहां से बाहर से लोगों को बुलाकर काम देना पड़ रहा है। वहां का पॉपुलेशन इतना बड़ा नहीं है जिसके आधार पर वहां के इंडस्ट्री में रोजगार बेहतर तरीके से वो कर सके। उसी तरीके से नहीं है जैसे यूएई में है, जैसे कतर में है, जैसे सऊदी अरब में है, जो कि भारत से भी और दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी जाते हैं वहां काम करने के लिए। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, तो ऐसी स्थितियों में उनके पास लेबर फोर्स नहीं है तो बाहर से मंगवाते हैं, टेक्नीशियन नहीं है तो बाहर से मंगवाते हैं, और उसके बाद स्किल्ड लेबर के साथ साथ स्किल्ड पीपल भी नहीं है, यानी कि आईटी सेक्टर में भी काम करने के लिए, सिक्योरिटी सेक्टर में भी काम करने के लिए, ये सारे कामों के लिए उन्हें बाहर से लोगों की जरूरत है। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति वैसी है नहीं, बांग्लादेश को तो अपने लोगों को बाहर भगाना पड़ता है और इसलिए वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर भारत सरकार इन लोगों को डिटेन करके रखती है, इनकी पहचान भी हो जाती है, तो आसानी से ये बांग्लादेश स्वीकार ही नहीं करेगा। वो पूरी प्रक्रिया लंबे समय तक निभाएगा और उसे भारत के विदेश मंत्रालय को पूरी लिस्ट सौंपनी पड़ेगी। फिर पश्चिम बंगाल में जो डिटेंशन सेंटर है उसमें से उसकी ओरिजिनल पहचान के लिए जो 30-30 साल 40-40 साल से यहां रह रहा है, उन सब की ओरिजिनल पहचान बांग्लादेश में कहां उसका घर परिवार है, उसके लिए सबूत ढूंढने पड़ेंगे। और इन सब के बाद जब ये सबूत मिल जाएंगे तो बांग्लादेश की सरकार से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इतना समय, ये तो मुश्किल है कि इतने समय तक जो अभी तक होता रहा आगे भी ऐसा होता रहेगा, तो फिर 2-4-10 साल इन प्रक्रियाओं में भी लग जाएगी। इसलिए एक नया पॉलिसी लाया गया है, पश्चिम बंगाल में भी, असम में भी, और इन दोनों जगहों पर ये जो पॉलिसी है पुशबैक पॉलिसी, जिसमें गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल की सरकार दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। ममता बनर्जी की सरकार थी तो कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं रहा था। ममता बनर्जी सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार को तैयार नहीं, क्योंकि इनको तो उससे सत्ता हासिल करना था। ये बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान पश्चिम बंगाल के अंदर वोटर भी थे और वोटर का परसेप्शन भी थे, यानी वोटर थे तो वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए वोट करते थे। लेकिन दूसरी तरफ उनके होने और उसे शरण देने के कारण यह परसेप्शन जो बनता था मुसलमानों के बीच कि ममता बनर्जी मुसलमानों की प्रोटेक्टर है, वो सुरक्षा देती है, यानी कि बाहर से मुसलमान यहां आता है तो पश्चिम बंगाल में उसे रहने के लिए इजाजत, उनका डॉक्यूमेंटेशन ये ममता बनर्जी की सरकार है तभी संभव है। इसीलिए दूसरे मुसलमान
जो बंगाली मुसलमान है वो भी इस बात के लिए कि चलो हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही, डेमोग्राफी तो बदल रहा पश्चिम बंगाल का, हिंदू धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं और फिर ये बांग्लादेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों का वर्चस्व एक समय होगा, चाहे उसके लिए 20-30 साल और इंतजार करना पड़े। कुछ पॉपुलेशन बढ़ेगा, यानी कि इनके ये पॉपुलेशन पॉलिसी जो बनी है मुसलमानों में अंदर से कि जितना बच्चा पैदा करोगे उतने हिस्सेदारी मिलेगी राजनीति में, उतनी हिस्सेदारी देश में और उतने ही मजबूत हम होंगे। इसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ बाहरी लोगों को यानी कि बांग्लादेश से, म्यांमार से, इन जगहों से मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कराएंगे और उसके कारण वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या 1.5 गुनी गति से बढ़ेगी। बॉर्डर जिले जितने हैं मुर्शिदाबाद में, ये जो हिंदू और मुसलमान के बीच कभी 1961 तक जो दोनों का रेशियो हुआ करता था उसमें 60% से ज्यादा हिंदू हुआ करते थे, 35 to 40% के बीच मुसलमान था। आज उलटकर क्या हो गया, 70% मुसलमान हो गया, 30% हिंदू हो गया। ये मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या और घुसपैठियों को यहां पर लाकर बसाने के कारण ही हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल एक कारण से हुआ कि मुसलमान जनसंख्या बढ़ा रहे, हिंदू जनसंख्या कम कर रहे, बल्कि उससे भी ज्यादा इन लोगों ने दूसरे लोगों को बसाया तो केवल मुसलमान ही बसा, हिंदू कमजोर होता गया, डाउन होता गया और उसके बाद मुसलमान बढ़ते बढ़ते वहां 70% हो गया। वो अर्बन इलाके में अभी भी मुर्शिदाबाद के चाहे बहरामपुर के इन जगहों पर जो अर्बन सेटलमेंट है वहां मुसलमान अभी भी कम है। 90% के आसपास मुर्शिदाबाद टाउन के अंदर हिंदू है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत मुर्शिदाबाद में हो जाती है। लेकिन इन लोगों ने जो तरीके अपनाए थे उसी के खिलाफ अब चल रहा अभियान, यानी अभी डिटेक्ट कितने हुए हैं, 27 लाख घुसपैठिए जिनके पास नागरिकता साबित करने के सबूत नहीं, वो सारे घुसपैठिए हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया के अंतिम प्रावधान में हुआ। यानी कि जब ये बात चल रही थी कि नहीं अभी एसआईआर की प्रक्रिया में जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है उसमें उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो कि अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। 27 लाख इनकी पहचान हो चुकी है और द्वारे द्वारे स्कीम चल रही है, घर घर जाकर शुभेंदु अधिकारी के अधिकारी, ऑफिसर्स, कर्मचारी ये ढूंढ ढूंढ कर उन लोगों को अलग थलग कर रहे हैं कि कौन कौन सा घर है, उस घर के सामने नंबर दिया जाता है, ये नंबर वाला घर है। और इसलिए डिटेंशन कैंप बनाने की बात, उस जगह पर उन लोगों को रखना और फिर पुशबैक पॉलिसी के तहत इन लोगों को बीएसएफ के हवाले कर देना। फेंसिंग हो रहा है, बीएसएफ 70 किलोमीटर के एरिया में घूमने के लिए, यहां तक कि छापेमारी करने के लिए स्वतंत्र है और उसके बाद जब इनकी पहचान हो जाए बीएसएफ के हवाले कर दो तो धीरे धीरे पुशबैक पॉलिसी मतलब इन लोगों को बॉर्डर के उस तरफ फेंको और उसके बाद इधर आने से रोको। यानी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चल रहा है अभियान, लगता है कि 6 महीने का टारगेट मिला है शुभेंदु अधिकारी को अमित शाह की तरफ से कि 6 महीने में ये घुसपैठियों की संख्या आधी से कम हो जानी चाहिए। धीरे धीरे हर एक दिन 10, 20, 50 हजार लोगों को अलग अलग बॉर्डर के इलाकों से बांग्लादेश की तरफ पुश करो और उसके बाद सील कर दो, आने का रास्ता बंद कर दो। चाहे तो बांग्लादेश में जाए, चाहे तो वहीं पर बॉर्डर के उस पार टेंट तंबू लगाकर बैठ जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। यानी जो डिटेंशन कैंप और पुश बैक पॉलिसी बनी है, इसमें अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी के ज्वाइंट एक्शन के कारण अब स्थितियां पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में बदल गई है और इसलिए टीएमसी में परेशानी है कि जो हमारा सबसे बड़ा वोटर आधार वही खिसक गया तो आगे तो हमारे लिए पॉलिटिक्स में सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।